हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक रीसेंट जजमेंट के बारे में। देखते हैं इस जजमेंट में क्या हुआ। आप इसे देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसे। जैसा कि आप हमारे पिछले वीडियोज़ में देख चुके होंगे कि अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया है, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 21 हम फंडामेंटल राइट्स कवर कर चुके हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है, देख लेते हैं इसमें क्या है। आज का यानी कि जो ये बात की जा रही है, ये 11 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया हुआ था जो कि बात करता है डाटर्स की प्रॉपर्टी। डाटर्स के क्या राइट्स हैं फादर की प्रॉपर्टी में। डाटर्स हैव इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा हुआ है, जो कि दिया गया है 11 अगस्त 2020 को। सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ और कही हुई है, डॉटर्स कैन क्लेम इक्वल शेयर इन पेरेंटल प्रॉपर्टी, यानी कि जो उनकी पैतृक संपत्ति है उसमें वे इक्वल क्लेम कर सकती हैं, यानी कि जितना राइट बेटों को है उतना ही बेटियों को भी अधिकार उनकी किस चीज़ में मिलेगा, उनके जो पैतृक संपत्ति है उनके फादर की, उसमें मिलेगा। एक चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने और इसमें इंटरेस्टिंग कही है कि वंस अ डाटर ऑलवेज डाटर, सन इज अ सन टिल ही इज मैरिड। मतलब डाटर जो होती है ये हमेशा पिता के लिए बेटी होती है, लेकिन जो बेटा है वो जब तक उसकी शादी नहीं होती है तभी तक वो बेटा माना जाता है। इस केस को जानने से पहले या इस मैटर को जानने से पहले हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स को देख लेते हैं। बात करें अगर हम इसके हिस्ट्री ऑफ इनहेरिटेंस लॉज इन इंडिया, कि भारत में जितने भी इनहेरिटेंस लॉज थे उनके अगर इतिहास के बारे में बात करें तो जैसा कि हम देखते हैं कि लेटर वैदिक पीरियड से महिलाओं को जो स्थिति है वो समाज में क्या थी, धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही थी। तथा आज भी अगर हम बात करें तो महिलाओं के साथ क्या होता है, समाज में डिस्क्रिमिनेशन होता है। इन इंडिया, भारत में जो इनहेरिटेंस लॉज हैं ये गवर्न होते हैं रिलीजियस बैकिंग के द्वारा। भारत में स्वतंत्रता के बाद हिंदू सक्सेशन एक्ट यानी कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में कोडिफाइड किया गया था। अब बात करें अगर कोडिफाइड का मतलब क्या होता है, कोडिफाइड का मतलब होता है संहिताबद्ध। बहुत सारे अलग अलग कानून हैं जो कि बात करते हैं इनहेरिटेंस के बारे में, ठीक। तो उन्हें हम क्या करते हैं, जब किसी बहुत सारे कानून को एक जगह पे लिख दिया जाता है तो वो कहलाता है कोडिफिकेशन। तो इस हिंदू सक्सेशन एक्ट को 1956 में क्या कर दिया गया, कोडिफाइड कर दिया गया। कोडिफाइड द लॉज रिलेटेड टू सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस अमंग हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख्स। बेसिकली जो ये कानून है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, ये हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख इन लोगों पे अप्लीकेबल होगा, इन लोगों पे लागू होगा। अगर बात करें मुस्लिम्स के बारे में तो मुस्लिम्स के लिए अगर हम बात करें तो मुस्लिम पर्सनल लॉज एप्लीकेशन एक्ट जो कि 1937 में पारित हुआ था, उनके जो पर्सनल लॉज हैं वो इसी कानून के अंतर्गत चलाए जाते हैं। अगर अब हम बात करें सक्सेशन की तो सक्सेशन बेसिकली या सक्सेशन यानी कि उत्तराधिकार। सक्सेशन बेसिकली दो तरीके का होता है, एक होता है टेस्टामेंट्री यानी कि इच्छा के अकॉर्डिंग, दूसरा होता है इंटेस्टेंट सक्सेशन बाय लॉज यानी कि बिना इच्छा के। दो तरीके का फिर से देखें, एक हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग, एक हमारी क्या है, जब हम, जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी को अपने जीवित रहते हुए अपने बेटे को सुपुर्द करना चाहता हूँ तो ये हमारा जो सक्सेशन होगा, ये हमारे बेटे का सक्सेशन जो होगा ये टेस्टामेंट्री होगा। इसके विपरीत अगर हम बात करें कि अगर मेरी मृत्यु के पहले अगर मैंने कोई ऐसा डिक्लेरेशन नहीं किया है तो ये जो प्रॉपर्टी होगी ये सक्सेशन लॉज के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। बात करते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट के बारे में। इसमें ये कहा गया जो 1956 में पारित हुआ था
इसमें कहा गया कि वुमेन को पिता के द्वारा अर्जित संपत्ति पर अधिकार दिया गया था। संपत्ति की अगर बात करें, जो ये 1956 का हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, प्रॉपर्टी बेसिकली जो दो तरीके की होती है जनरली अगर हम बात करें। नंबर 1 पेरेंटल या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, नंबर 2 अक्वायर्ड यानी कि पैतृक संपत्ति, और दूसरी अर्जित संपत्ति। इसमें जो बात की गई थी हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में, इसमें यह कहा गया था कि वुमेन यानी महिलाओं को पिता के द्वारा अर्जित संपत्ति पर अधिकार दिया गया। अर्जित यानी कि अक्वायर्ड, मतलब जो उसके पिता के द्वारा अर्जित की गई, मतलब उसको पेरेंटल प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं दिया गया, उसको अक्वायर्ड प्रॉपर्टी में अधिकार दिया गया, नॉट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अब अगर हम इसके कॉन्स्टिट्यूशन बनने के समय इसके बारे में चर्चा करें तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के समय वुमेन को इनहेरिटेंस की बात की गई, लेकिन उस समय के जो पारंपरिक विचारक थे, ट्रेडिशनल थिंकर्स थे, उनके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि उन्होंने हिंदू लॉ पर जोर दिया तथा हिंदू विधि जो उस समय आधारित थी ये बेसिकली मिताक्षरा कानून या मिताक्षरा विधि पर आधारित थी। मिताक्षरा क्या है, अगर हम इस पर डिस्कस करें तो एक वर्ड में अगर हम कहना चाहें तो मिताक्षरा क्या है? मिताक्षरा इज ए लीगल कमेंट्री ऑन इनहेरिटेंस रिटन बाय विज्ञानेश्वर इन 12th सेंचुरी। मिताक्षरा एक लीगल कमेंट्री है जो विज्ञानेश्वर के द्वारा 12वीं शताब्दी में लिखी गई थी। बात करते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के बारे में। अगर हम बात करें हिंदू सक्सेशन यानी कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के बारे में, इसमें सेक्शन 6 जो है इसकी धारा 6 बात करती है सर्वाइवरशिप रूल के बारे में, जिसमें कहा गया है कि सिर्फ मेल ही को पार्टनर्स हो सकते हैं। को पार्टनर का मतलब होता है सहदायक। इसका मतलब ये है कि अगर फादर की प्रॉपर्टी का डिवीज़न होगा तो उसमें जो सिर्फ है मेल्स यानी कि उनके बेटे या उनके पोते वगैरह ही क्या होंगे, इसके मालिक होंगे या उन्हें ही ये सारी संपत्ति मिलेगी। अब 2005 का जो इसमें अमेंडमेंट किया गया था हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में, इसके बारे में बात करते हैं। इसमें तो पहले ये कहा गया कि जो प्रॉपर्टी होती है वो दो तरीके की होती है। नंबर 1 टेस्टामेंट्री, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, जो हमारी क्या होती है इच्छा के अकॉर्डिंग हम अपनी संपत्ति को किसी को भी दे सकते हैं। दूसरी जो होती है इंटेस्टेट। अगर इस सीरीज में हम बात करें तो ये जो होती है, अगर हमने अपनी प्रॉपर्टी को किसी व्यक्ति को दे दिया तो मैटर ही खत्म हो गया। लेकिन अगर हमने अपने जीवित रहते हुए अपनी प्रॉपर्टी का कोई भी डिवीज़न नहीं किया है तो अगर हमारे ना रहने के बाद हमारी जो प्रॉपर्टी होगी या उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी जो होगी, सबसे पहला जो उसका वारिस होगा ये विडो होगी, दूसरा कौन होगा, उसका बेटा होगा, और तीसरा बेटा भी अगर नहीं है तो उसकी कौन होगी, डॉटर होगी, पुत्री होगी। डॉटर्स आर को पार्टनर्स। इसमें कहा गया था कि जो इस एक्ट में जब अमेंडमेंट किया गया था तो कहा गया कि डॉटर्स जो हैं ये को पार्टनर्स कब से होंगी, जन्म से होंगी, बाई बर्थ होंगी, बाई बर्थ। डॉटर्स विल हैव इक्वल लायबिलिटी। जो बेटियां होंगी उनको भी बेटों के समान क्या होगा, इक्वल लायबिलिटी, मतलब समान अधिकार मिलेगा प्रॉपर्टी में। इस अमेंडमेंट में ये सारी चीज़ें इंक्लूड की गई थी और इसे कब से इन्फोर्स किया गया, इसे 9 सितंबर 2005 से लागू किया गया। बेसिकली इस अमेंडमेंट को एक सलूशन के लिए लाया गया था, लेकिन एक कन्फ्यूजन था कि 9 सितंबर को, जब से इस अमेंडमेंट को लागू किया गया कि 9 सितंबर को क्या है कि उस प्रॉपर्टी का जो ऑनर है या उस बेटी का जो पिता है उसका जीवित रहना ज़रूरी है या नहीं। इसे समझते हैं हम वेरियस केस लॉज के माध्यम से। पहला केस अगर आया था तो जो था प्रकाश वर्सेस फूलवती 2016 का केस,
इसमें 2 जजेस की बेंच बैठी थी। इस केस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फादर का जीवित होना जरूरी है, यानी कि पुत्री को सहदायिकी का अधिकार नहीं होगा। मतलब अगर कोई भी प्रॉपर्टी है जिसमें उसके पिताजी क्या है 9 सितंबर 2005 को जीवित नहीं है, तो बेटी को क्या होगा, प्रॉपर्टी में राइट नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बाद दूसरा केस आया दनम्मा वर्सेस अमर 2018। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि फादर का जीवित रहना जरूरी नहीं है, भले ही पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 से पहले से हो गई हो, फिर भी बेटी को राइट मिलेगा। ये 9 सितंबर 2005 जो डेट है, ये इस अमेंडमेंट जो 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में किया गया था, इस दिन से इस अमेंडमेंट को लागू किया गया था। तो हुआ क्या, ये दोनों केस, पहला जो था प्रकाश वर्सेस फूलवती 2016 एंड दनम्मा वर्सेस अमर, इन दोनों केस में क्या हो रहा था, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा था। इसके बाद अगर सबसे इम्पॉर्टेंट केस आया जो अभी रिसेंट, जिसका जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है अभी अगस्त 11 को, इस केस का नाम है विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा 2020। अगर बेसिकली इस केस के बारे में हम अध्ययन करें तो इसमें 3 जजेस की बेंच बैठी थी। इसमें जो जस्टिस थे, नंबर 1 पे जस्टिस अरुण मिश्रा, नंबर 2 जस्टिस अब्दुल नज़ीर और नंबर 3 पे जो जस्टिस थे मिस्टर MR शाह। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वुमेन्स राइट टू एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एज बाय बर्थ, महिलाओं का जो उनकी पैतृक संपत्ति में, एंसेस्ट्रल यानी कि पैतृक संपत्ति, पैतृक या पेरेंटल, मतलब महिलाएं जो हैं, जो बेटियां हैं, जो उनका राइट है वो अपने पिता की संपत्ति में जन्म से होता है, चाहे पिता उसके क्या हो, जीवित हों या फिर नहीं। इस कानून को पूर्ववर्ती प्रभाव से लागू किया जाएगा तथा इससे संबंधित जितने भी पेंडिंग मैटर्स हैं उन्हें 6 महीने के अंदर क्लेरिफाई कर दिया जाएगा, क्लियर कर दिया जाएगा। अब अगर हम बात करें तो इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में हम जान लेते हैं कि सहदायिकी संपत्ति होती क्या है, यानी कि कोपार्सनरी प्रॉपर्टी होती क्या है। तो वह संपत्ति जो किसी हिंदू पुरुष को अपने पिता, दादा, परदादा यानी कि उसके पेरेंटल साइड से क्या होती है, विरासत के रूप में मिलती है, इस तरह की संपत्ति पर उसका संयुक्त स्वामित्व होता है। इसका बंटवारा करने का अधिकार को-पार्टनर के पास ही होता है। इस प्रॉपर्टी को सहदायिकी संपत्ति कहते हैं। सॉरी। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको कुछ जानने को मिला होगा इन सारे वेरियस केस लॉज के माध्यम से। अगर आज के डेट में हम बात करें तो प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया हुआ है विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के केस में, आज की डेट में यह है कि पिता की संपत्ति में बेटी को बराबर का दर्जा मिलेगा। जैसा कि कहा गया है कि वंस डाटर ऑलवेज डाटर, बेटी हमेशा बेटी ही रहती है, लेकिन बेटों के बारे में जैसा कि कहा गया है कि बेटा शादी के पहले ही बेटा रहता है, शादी के बाद वो सन नहीं रह जाता। आप हमारे वीडियो को देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।